हाय फ्रेंड्स, मैं आर के यादव रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा इस्लामिया चौक से आज फिर आप लोगों के बीच साइंस में आगे का टॉपिक लेकर के आया हूँ। हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग न्यूमेरिकल पर आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल को, ताकि आप जिस रेफरेंस बुक से अपनी तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम बारी बारी से अलग अलग प्रकार का न्यूमेरिकल पिछले क्लास में भी ले चुके हैं और आज भी हम आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जो न्यूमेरिकल है, वो आपको अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल पर। ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक है आज का मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम लोग हिंदी में मोल संकल्पना कहते हैं। काफी कुछ थ्योरी इसमें हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं, थ्योरी आपको बताए भी थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल पर विशेष रूप से बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो आपके सामने न्यूमेरिकल है ये है कि एसटीपी या एनटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी, एनटीपी या एसटीपी पर ध्यान दीजिए, एनटीपी या एसटीपी पर ध्यान दीजिए। पहले हम लोग चर्चा कर लिए थे कि एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एनटीपी या एसटीपी पर नाइट्रोजन के, ध्यान दीजिए, एनटीपी या एसटीपी पर नाइट्रोजन के 448 लीटर में मोलों की संख्या क्या होगी। एनटीपी या एसटीपी पर नाइट्रोजन N2 के 448 लीटर में मोलों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की संख्या क्या होगी, यही हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले जिस क्लास में हम बताए थे कि एनटीपी एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसी क्लास में आपको उसी दिन हम इस बात पर भी चर्चा किए थे कि एनटीपी एसटीपी पर 1 मोल गैस या वाष्प का आयतन 22.4 लीटर होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि 448 लीटर में मोलों की संख्या क्या होगी, 448 लीटर में मोलों की संख्या क्या होगी। तो चलिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 22.4 लीटर जो होता है ये आपको 1 मोल के बराबर होता है। 22.4 लीटर आपको 1 मोल के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग 1 लीटर कहेंगे तो ये हो जाएगा 1/22.4 मोल, इसको हम लोग कहेंगे। क्योंकि 22.4 लीटर एनटीपी एसटीपी पर 1 मोल होता है, तो 22.4 लीटर 1 मोल हुआ, 1 लीटर 1/22.4 मोल हुआ, और इसीलिए 448 लीटर कितना हो जाएगा, 448 बटे 22.4, दशमलव हटा के ऊपर में 10 लिखिए और ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपको 20। इतना 20 मोल आपका आंसर निकल गया। मतलब एनटीपी या एसटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी पर नाइट्रोजन के 448 लीटर में मोलों की संख्या निकल गई 20। एनटीपी या एसटीपी पर नाइट्रोजन के 448 लीटर में मोलों की संख्या क्या निकल गई, 20। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो आपके सामने अब हम लिखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट का जो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, और इस बात को आप अच्छे से समझे, एक ही नियम से समझे, चाहे आप फॉर्मूला से समझे, बात सेम ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो मोल कंसेप्ट में हमारा है वो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे, ये है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन
ध्यान से देखिए कि 5 ग्राम कैल्शियम में, क्वेश्चन है कि 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे। ध्यान दीजिए, कितने मोल होंगे, 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या होता है 40, ये हुआ 40 नहीं और ये हुआ 20। इसको हम लोग कहते हैं 40 ग्राम कैल्शियम बराबर हम लोग कहते हैं 1 मोल। 40 ग्राम कैल्शियम बराबर क्या कहते हैं, 40 ग्राम कैल्शियम बराबर हम लोग कहेंगे 1 मोल। इसीलिए 1 ग्राम कैल्शियम बराबर हो जाएगा 1/40 मोल, और इसीलिए 5 ग्राम कैल्शियम बराबर हो जाएगा 5/40। ये 8 से कट गया, 1/8 इसको भागा दीजिए तो 0.125, इतना मोल आपका आंसर आ गया कि 5 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या 0.125 होगा। 5 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या 0.125 होगा। हालांकि इससे टफ क्वेश्चन पर पिछले क्लास में हम लोग बात कर लिए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग रासायनिक गणनाओं पर जो आधारित प्रश्न है उस पर थोड़ा सा बात करें कि रासायनिक गणना पर आधारित प्रश्न आपको कैसा कैसा एग्जाम में रह सकता है। तो सबसे पहले सिंपल बात है कि आपको यदि क्वेश्चन में आ जाए, ध्यान दीजिए, यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 4 ग्राम मीथेन, ध्यान दीजिए CH4 को, 4 ग्राम मीथेन को एनटीपी या एसटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी पर पूर्णतः जलाने के लिए, ध्यान दीजिए, पूर्णतः जलाने के लिए, पूर्णतः जलाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम O2 की आवश्यकता, कितने ग्राम O2 की आवश्यकता होगी। ये है हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन एक प्रश्न, चाहे वो ITI हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो रेलवे हो, इसमें पूछा जा रहा है आजकल, लेकिन है बिल्कुल आसान। सबसे पहले जब भी आपके सामने रासायनिक कैलकुलेशन पर, समीकरण पर आधारित प्रश्न जब भी आता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, और दूसरा काम क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। 2 काम आप कीजिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए क्या है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया लिखते हैं। जलाना का मतलब रासायनिक विज्ञान में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना होता है। तो चलिए, मीथेन है और इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिए। याद रखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जैसे एल्केन ग्रुप का हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई सदस्य हो, जलने के बाद जनरली वो 2 ही चीज प्रोडक्ट के रूप में देता है, एक देता है CO2 और दूसरा देता है जल। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो वो 2 ही चीज आपको देता है। जलने के बाद वो हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग जलाते हैं, जैसे मीथेन है CH4, इसको जब हम लोग जलाएंगे तो ये 2 चीज देगा, CO2 देगा और जल देगा, CO2 देगा और जल देगा। पहला स्टेप में हम लोग रिएक्शन लिख दिए। पहला क्या करेंगे, जब रासायनिक गणना पर आधारित प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अभिक्रिया लिख दीजिए। और दूसरे स्टेप में चलिए तो इस अभिक्रिया को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड जो अनुमान विधि है उसका ही इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 4 गो है, यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 गो है, यहाँ हम पीछे में 2 लगा देते हैं। यह हाइड्रोजन 4 बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के लिए तो 2 और 2 4, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। कार्बन देखिए तो कार्बन 1 है, ये उत्पाद हुआ, ये अभिकारक हुआ। दोनों तरफ देखिए परमाणु की संख्या समान हो गई, हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गया। संतुलित
करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान आप देख लीजिए जोड़ के, तो ये दोनों समान ही आएगा। तो चलिए अभिक्रिया को बैलेंस किए, पहला काम क्या किया अभिक्रिया लिखे और दूसरा काम क्या किया इसको बैलेंस किए। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ वो आपके सामने मीथेन है, मीथेन का आणविक द्रव्यमान निकालिए, तो ये होता है 16 ग्राम। ध्यान दीजिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 गुना 4 तो 4, 12 4 16 ग्राम। ये मीथेन हुआ 16 ग्राम। ऑक्सीजन भी एक बार देख लीजिए, तो ये 16 गुना 32, 32 गुना 64, क्योंकि ऑक्सीजन का 4 वो परमाणु है यहाँ पर, तो 16 चक्के 64, यहाँ पर ये हो गया आपको 64 ग्राम। इतना आप लिख दीजिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए, 4 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यही हमारा क्वेश्चन है। इसीलिए हम लोग मीथेन और ऑक्सीजन दोनों का द्रव्यमान यहाँ पर लिख दिए। अब लिखेंगे चूंकि, ध्यान दीजिए, चूंकि 16 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए, 16 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए, 16 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए हमको आवश्यकता है 64 ग्राम ऑक्सीजन का। 16 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अभिक्रिया से देखिए, अभिक्रिया से देखिए, तो 16 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसीलिए लिखेंगे 1 ग्राम को जलाने के लिए 64 बटे करेंगे 16, इतने ग्राम की आवश्यकता होगी। और इसीलिए 4 ग्राम को जलाने के लिए क्या करेंगे 64 बटे 16 करेंगे, 64 बटे 16 गुना कर देंगे 4, ये 4 से कट गया, 16 गुना 4 64 होता है, और 4 गुना 4 करेंगे तो 16 ग्राम। अर्थात यदि आपको 4 ग्राम मीथेन को जलाना हो तो उसके लिए आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिए, यही है हमारा रासायनिक गणनाओं पर आधारित प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं इसी मूल कॉन्सेप्ट में, जो रासायनिक गणना पर आधारित प्रश्न है, जो पॉलिटेक्निक में, ITI में और रेलवे में पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन आता है आजकल। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोजन N2 एवं H2 अभिक्रिया करके हैबर विधि द्वारा NH3 मतलब अमोनिया बनाता है। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन अभिक्रिया करके हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाता है, यही है क्वेश्चन। तो 30 लीटर अमोनिया NH3 के लिए आवश्यक N2 एवं H2 का आयतन होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए इस प्रश्न को, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ये प्रश्न ITI में, पॉलिटेक्निक में, पैरामेडिकल में या पैरामेडिकल डेंटल एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अभी इस क्वेश्चन को जब तक हम बनाएंगे, एक एक बात को आप ध्यान से सुनिए, इसमें ढेर सारा ऑब्जेक्टिव भी बनता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि आपको पूछ सकता है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है, जो क्वेश्चन में ही आपको लिखा हुआ है हैबर विधि। पहला क्वेश्चन यही से बन जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को समझिए मेरे साथ। यहाँ पर क्वेश्चन है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन अभिक्रिया करके हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करता है, तो 30 लीटर अमोनिया के लिए आवश्यक नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा, आवश्यक नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। अब क्वेश्चन को यहाँ से हम हटा देते हैं और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारा सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन का है उसको आप
अच्छे से देखिए तो आपको और भी कई ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया लिखते हैं N2 + H2, ये अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है NH3 अमोनिया। ये क्या बनाता है? अमोनिया। देखिए यहाँ पर तीर दोनों तरफ से लगा हुआ है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, पहले बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने के लिए देखिए नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 गो है, तो पहले आप 2 लगा दीजिए, पहले आप 2 लगा दीजिए। नाइट्रोजन बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन 3 × 2 6 हुआ। उत्पाद में अभिकारक में भी 6 करना है, तो यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए। 3 × 2 ये हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गया। नहीं, अब गिनिए तो उत्पाद और अभिकारक में परमाणु की संख्या समान है, मतलब हमारा समीकरण जो है वो बैलेंस हो गया है, हमारा समीकरण बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। हैबर विधि में यहाँ उत्प्रेरक कैटलिस्ट का जो काम करता है लोहा और मॉलिब्डेनम। ध्यान दीजिए, लोहा और मॉलिब्डेनम ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वास्तविक बात यह है कि यहाँ जो मॉलिब्डेनम है ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, मतलब लोहा उत्प्रेरक का कार्य करता है और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, मतलब ये लोहा के उत्प्रेरण क्षमता को भी बढ़ा देता है। नहीं, तो लोहा और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक का कार्य यहाँ पर करता है। ध्यान से देखिए, आगे इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपको हम बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जब PDF हम देंगे आपको उस समय में। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम लिख दिए, बैलेंस भी इसको कर लिए समीकरण को। अब हमारा क्वेश्चन था कि 30 लीटर अमोनिया के लिए आवश्यक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले आप गौर कीजिए, यहाँ पर NH3 अमोनिया है और पीछे में 2 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग 2 मोल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? 2 मोल। यहाँ पर देखिए H2 है और पीछे में 3 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग 3 मोल कहेंगे। और यहाँ पर देखिए N2 के पीछे में कुछ नहीं लगा हुआ है, इसको हम लोग 1 मोल कहेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, मेरे साथ चलिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 मोल अमोनिया के लिए 1 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल अमोनिया के लिए 1 मोल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 2 मोल अमोनिया के लिए 1 मोल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 2 मोल अमोनिया के लिए 1 मोल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 2 मोल अमोनिया के लिए 1 मोल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लीटर में कहिए 2 लीटर अमोनिया के लिए 1 लीटर नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, तो 30 लीटर अमोनिया के लिए 15 लीटर नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। बन गया वो क्वेश्चन? नहीं, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब बहुत लोगों के कंफ्यूजन में है कि हम बोलते बोलते मोल बोल रहे थे, लीटर क्यों बोल दिए? बोलते बोलते मोल और लीटर अलग अलग है, क्यों बोल दिए? तो आप ध्यान से सुनिए कि 2 मोल, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल तो 2 × 22.4 करते यहाँ पर हम, और 1 मोल है तो 1 × 22.4 करते, दोनों में 22.4 कट जाता, बात वही का वही रह जाता। इसीलिए हम लिखे नहीं, डायरेक्ट आपको समझा दिए कि 2 मोल के लिए, समझिए, 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 2 लीटर के लिए 1 लीटर, मतलब जितना लीटर हमको अमोनिया चाहिए उसका आधा नाइट्रोजन की आवश्यकता है, उसका आधा नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो 30 लीटर के लिए 15 लीटर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आपको हम दे देते हैं। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन आप कैसे कीजिए कि 2 लीटर अमोनिया NH3 के लिए, 2 लीटर अमोनिया के लिए 1 लीटर N2 की आवश्यकता है। इसीलिए 1 लीटर के लिए 1/2 लीटर की आवश्यकता होगी। इसीलिए 30 लीटर के लिए 1/2 × 30 कीजिए, ये कट के 15 लीटर की आवश्यकता होगी। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इसी में प्रश्न था कि 30 लीटर के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए। 30 लीटर के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो चलिए अब हाइड्रोजन पर बात करते हैं। ठीक उसी तरह से आप मेरे साथ चलिए, ये टेक्निक है, आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 बार मेरे साथ आप बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए, 2 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता। 2 × 3 होता है,
गणित में हम लोग पढ़ते हैं 2 गुना 1.5 बराबर 3 होता है। तो चलिए 2 लीटर अमोनिया के लिए 3 लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता कर सकते हैं। 2 लीटर अमोनिया के लिए 3 लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता, मतलब 1.5 लग रहा है। क्या लग रहा है? 1.5 गुना ये हो रहा है। मतलब जितनी अमोनिया हमको चाहिए उसका 1.5 गुना हाइड्रोजन हमको चाहिए। जितना अमोनिया हमको लेना है उसका 1.5 गुना हाइड्रोजन हमको चाहिए। इसीलिए यहाँ पर 2 मोल के लिए 3 मोल, 2 मोल के लिए 3 मोल, तो 2 लीटर के लिए 3 लीटर, तो 30 लीटर के लिए 45 लीटर, 30 लीटर के लिए 45 लीटर बन गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन इसको अगर आप बनाना चाहते हैं प्रोसेस में तो चलिए लिखते हैं 2 लीटर अमोनिया NH3 के लिए, 2 लीटर अमोनिया के लिए 3 लीटर H2 हाइड्रोजन की आवश्यकता। इसीलिए 1 लीटर के लिए 3/2 लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता। इसीलिए 30 लीटर के लिए, 30 लीटर अमोनिया के लिए क्या होगा? 3/2 गुना कीजिए 30, ये कट गया 15 से, 15 या 45 लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन आप यदि मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर बनाने का इस क्वेश्चन को जरूरी आपको नहीं है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन था मोर कॉन्सेप्ट का। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो एसटीपी पर उस गैस के 14 ग्राम का आयतन क्या होगा? ध्यान दीजिए, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो एसटीपी पर उस गैस के 14 ग्राम का आयतन क्या होगा? एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है। ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि एक गैस का वेपर डेंसिटी ये 14 है, तो एसटीपी पर उसके 14 ग्राम, एसटीपी पर उसके 14 ग्राम का आयतन क्या होगा? 14 ग्राम का आयतन क्या होगा? ध्यान दीजिए, 14 ग्राम का आयतन क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ के, केवल पढ़ने के बाद आंसर देने वाला क्वेश्चन है। नहीं तो ध्यान दीजिए, आप कहता है कि एक गैस का वेपर डेंसिटी 14 है। एक गैस का वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व कितना है? 14 है। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, 14 है, तो एसटीपी पर उसके 14 ग्राम का आयतन क्या होगा? तो सबसे पहली बात, ये जो वेपर डेंसिटी आपको 14 दिया हुआ है, यहां से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये 2 गुना वेपर डेंसिटी होता है। मॉलिक्यूलर वेट 2 गुना वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका हो जाएगा 2 गुना 14 बराबर ये 28 ग्राम। मतलब इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? उस गैस का 28 ग्राम। और किसी गैस का आणविक द्रव्यमान जितना होता है उसके उतने ही ग्राम को हम लोग 1 मोल कहते हैं, और 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर एनटीपी एसटीपी पर होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, जब ये 28 ग्राम निकल गया तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम इसको बनाएंगे। इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, 28 ग्राम बराबर 1 मोल लिख दीजिए। 28 ग्राम बराबर क्या लिखेंगे? 1 मोल, क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान 28 ग्राम निकला है। तो इसका मतलब हुआ कि 28 ग्राम का आयतन क्या होगा? 28 ग्राम का आयतन एसटीपी पर ये हो जाएगा 22.4 लीटर। क्योंकि 28 ग्राम को 1 मोल कहते हैं और 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। इसीलिए 14 ग्राम का आयतन क्या होगा? तो 14 ग्राम का आयतन 22.4/28 गुना कर दीजिए 14, ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, और ये 11.2 इतना लीटर आपका आंसर आ गया कि उसके 14 ग्राम का जो आयतन होगा, उसके 14 ग्राम का जो आयतन होगा वो 11.2 लीटर होगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया डायरेक्ट एक लाइन में। लेकिन आप गौर कीजिए, आप ध्यान दीजिए, तो ये क्वेश्चन इतना करने का चीज नहीं था। वेपर डेंसिटी जितना था उसका डायरेक्ट 2 गुना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता, और जितना मॉलिक्यूलर वेट होता उतने ग्राम का आयतन 22.4 लीटर होता। तो डायरेक्ट हम उसका
जो वेपर डेंसिटी है उसका आयतन अगर डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाए तो 22.4 का आधा कर दीजिए 11.2 लीटर ही होता। नहीं तो आप यदि इस बात को समझे, इस क्वेश्चन को एक दो बार खुद से बनाए तो आप खुद इसका ट्रिक भी समझ जाइएगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गैस के 5.6 लीटर का भार 20 है तो वह गैस क्या होगा। ध्यान दीजिए, किसी गैस के 5.6 लीटर का, ध्यान से देखिए यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि किसी गैस के 5.6 लीटर का, किसी गैस के 5.6 लीटर का भार 20 है, तो किसी गैस के 5.6 लीटर का भार 20 है, किसी गैस के 5.6 लीटर का भार 20 है तो वह गैस क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है तो वह गैस क्या होगा, तो वह गैस होगा और आपके सामने ऑप्शन हम यहां लिखते हैं ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखिए ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी, डी। ए नंबर में CO2 N2O, CO2, बी नंबर में N2O आपका ऑप्शन है, सी नंबर में SO2, सी नंबर में SO2 और डी नंबर में SO3 आपका ऑप्शन है, SO3 आपका ऑप्शन है। तो चलिए ध्यान दीजिए ये 4 आपका ऑप्शन है और ये आपका प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए बिल्कुल आसान, 5.6 लीटर है, 5.6 लीटर का भार आपको 20 दिया हुआ है, 5.6 लीटर का भार आपको 20 दिया हुआ है, तो कहता है कि वह गैस कौन होगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसका आणविक द्रव्यमान निकालिए। 5.6 लीटर का भार आपको दिया है 20 ग्राम, नहीं भार दिया है 20 ग्राम, इसीलिए 1 लीटर का क्या होगा 20/5.6, इसीलिए एनटीपी एसटीपी पर 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है। तो 22.4 लीटर का 20/5.6 गुना 22.4, ये 4 से कट गया, ये आपको आ गया 80 ग्राम प्रति मोल। 80 ग्राम प्रति मोल मतलब 1 मोल का भार 80 ग्राम होना चाहिए, 1 मोल का भार 80 ग्राम होना चाहिए। अब ऑप्शन में आइए, CO2 का आणविक द्रव्यमान देखिए 44 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 32 12 44, N2O का देखिए 14 गुना 28 और 16, ये भी नहीं आएगा 80। यहाँ देखिए SO2 का 64 होता है, ये भी 80 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ देखिए 16 या 48 और 32 को जोड़िए, 48 और 32 को जोड़िए तो ये हो गया आपका 80 ग्राम। इसका मतलब आपका आंसर सही है डी। आपका आंसर कौन सही है? डी। मतलब वह गैस क्या होगा? वह गैस होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आधार पर SO3। गैस कौन होगा? SO3। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको ऑप्शन से भी बनाना पड़ सकता है। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको लगता है कि एग्जाम में आने वाले समय में आपके सामने आ सकता है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। वही सब क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए एक हमारा और भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जो आगे का क्वेश्चन है हम कोशिश करते हैं कि एक और वीडियो मोल कॉन्सेप्ट का ही दे, ताकि आपको अच्छे तरीके से एक 4-5 क्वेश्चन और हम करा सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए हम अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।